करंट मैक्स अगर करना है तो आप कमांड को एनआर के इक्वल लेंगे एंड एमएन क्या है टोटल नंबर ऑफ सेल टोटल नंबर ऑफ सेल एमएन उसके तो बहुत न्यूज आ रही है जो कह रहे हैं और तो है क्या बुआ मानी रही ऊपर का अकाउंट पे आनी थी वो बुआ 24 से काम पे न्यूज आ रही है रहे तो अंदर जाके बैठते हुए लो तू मत बता तू अंदर जा मैं चुपचाप कर रही हूँ काम मैच क्लास ले जा रही है 2 मिनट बंद कर रही है सेल लगा रखे हो सर्किट में तो यहाँ आर इक्विवेलेंट लेंगे आर इक्विवेलेंट कैपिटल आर इक्विवेलेंट ना इक्विवेलेंट कब लेंगे जब एक से ज्यादा सेल लगा होगा एक से ज्यादा आर होगा तो इक्विवेलेंट भी ले लेंगे ये तो ठीक है मतलब ये वाले भी ना अरे देख मम्मी का ला फोन ये तो बेकार खचेड़ा है इसमें तो नेट मम्मी का लेगा फिर थोड़ा नहीं पढ़ाओ दे तो पापा बतला रहे थे बाहर का ना रख दिया दे ऑन करिए अरे ये बिना तेरा समझे पी मैक्स का पॉइंट नहीं है P1 बट इन दोनों R1 R2 पर P जो मिलेगा वो इक्वल रहेगा पापा तो गया पापा का तो बेकार होगा तो पापा का छोड़ वो वाईफाई वाले थोड़े फोन करना पापा के पास इधर लगा देगा इस महीने वो ना चलवा सके पैसे के 600 रुपये दे दे एक महीने में 600 ले रहा हूँ 3 महीने के एक साथ दे रहा हूँ देखिए मम्मी का दे फोन दे ये बेसन क्या है बेसन तो कुछ भी के छाट कर देगा एक दिन छोड़ेगा अरे गोली तेरी है बेसन की है ना बोरा का बोरा नहीं है इसमें रखो करनी है ना आगे ऊपर है ऊपर डाल देना बेसन का पहले ही बोलते मिलता ना मोटी सी होगी रखाई दो सर चंचल लग रही थी ये तो समझो तो कह गया है राम राम तुम्हें पढ़ाई करो राम राम कर रहे हो देख रहा हूँ देख रहा हूँ देगा पागल है कितने डिस्टर्ब कर बंद कर दिया करो क्यों खोल के रखते हो तुम लोग हमारे में भी ऐसी कर सकते हैं जब हमारे ऑनलाइन क्लास लग रही है बाहर बैठ के पढ़ रहे हो क्या तुम लोग कहीं मम्मी कैसे ठीक चल रहा पापा बच्चों को पढ़ने में ध्यान नहीं है मम्मी अरे चुप हो जा तू एक तो तू ही बोल रहा हूँ हमारे तो फायदा क्या उनका पढ़ाने का ग्राफ समझ आ गया ग्राफ में क्या आपको समझ आ रहा है ऐसे दो डिफरेंट सेल होंगे जो सेम पावर जनरेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसका R क्या होगा होना चाहिए समझ आई बात एक ही से बहुत सारी चीजें आपको पता लग गई ना एक दो पॉइंट और लिख लो चैप्टर में जैसे अगर I वेरिएबल है सपोज I इज वेरिएबल करंट कांस्टेंट नहीं है
और आपको हीट बतानी है, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी करेंगे, देन जाके देखो आंसर आएगा। जो भी टाइम होगा आपको टाइम बता देंगे वो, ठीक है ना, टाइम लिमिट आपको क्वेश्चन बता देंगे। कभी जैसे चार्ज वेरिएबल दे दिया तो आप पहले डी क्यू बाई डी टी करके करंट निकाल लेना। ठीक है जी, करंट निकालने के बाद देख लेना कि एक करंट, इसके बाद थर्ड स्टेप होगा कि आप निकालना टाइम, टाइम व्हेन आई जीरो, कितने टाइम बाद करंट जीरो हो जाएगी। इसके बाद आपको पूछेंगे टोटल हीट कितनी जनरेट हुई, तो मान लो कि आंसर आ गया लेट इट इज टी कैपिटल, कितने टाइम बाद करंट जीरो हो गई। ठीक है, तो टोटल हीट निकालने का मतलब हो गया, फिर आप आई स्क्वायर आर डी टी करेंगे, लिमिट जो टी आएगा वो डाल देंगे तो आपको टोटल हीट मिल जाएगी। पूरा एक ही सेटअप क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना। चार्ज की कोई क्वेश्चन देंगे, पहले आप डिफरेंशिएट करके आई निकालना, आई जीरो करके टी निकाल लेना। पूछेंगे फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी करके कर लेना। अरे एक टी शर्ट दे दो। इससे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन में जाइए, तैयारी के साथ जाइए, डाउट्स कम आएंगे, डायरेक्ट जाएंगे फंसेंगे जाके वहाँ। अब जैसे आपको हमने ग्राफ बना के दे दिया कुछ ऐसा, देखिए ग्राफ दे दिया, आई वाई एक्सिस दिखा देना, टाइम को एक्स पे दिखाना, दिस इज पॉइंट ऑफ आई नॉट, दिस इज पॉइंट ऑफ कैपिटल टी, टाइट आओ करंट टाइम ग्राफ है, समझे। यू तो कती दिस करंट इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, इसका टोपा लगा दो इस जैकेट में। थ्रू अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, आप इस करंट को कैपिटल आर रेजिस्टेंस में पास कर दो, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड। आपको बताना कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। पहले करंट की क्वेश्चन लिखो, क्या लिखोगे बोलो। क्वेश्चन लिखो था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मेन इक्वेशन पहले याद रखो। ठीक है बेटा, सी क्या है, सी देखो इंटरसेप्ट, इट इज इंटरसेप्ट, एम इज द स्लोप ऑफ लाइन, एम क्या है, लाइन का स्लोप है। बताओ ग्राफ से देखिए स्लोप क्या लिखना चाहते हैं, माइनस लगाना क्योंकि ये स्लोप 90 से ज्यादा है, तो हाइट अपॉन बेस करके आगे नेगेटिव साइन लगाना, क्लियर, हाइट बाय बेस करके नेगेटिव लगाना। तो इक्वेशन y रिप्लेस बाय करंट, स्लोप रिप्लेस बाय आई नॉट बाय कैपिटल टी, देन x रिप्लेस बाय स्मॉल t प्लस इंटरसेप्ट आई नॉट, करंट वेरिएबल आई नहीं आई, अब आई ना। अब आपको दो चीजें पूछेंगे, नंबर 1 लिखना फाइंड चार्ज, नंबर 2 हीट प्रोड्यूस्ड। चार्ज भी पूछ लेता हूँ, चार्ज एंड हीट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, चार्ज में इंटीग्रेशन मत जाया कर, अगर ग्राफ दिया है तो एरिया में ले लिया करो। चार्ज पूछेंगे तो एरिया ले लेना, बिकॉज एरिया गिव्स चार्ज। आप इसका एरिया निकालो, चार्ज डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, निकालो चार्ज निकालो, एरिया ऑफ द ग्राफ हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ, बट ये हीट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ एरिया से बात तो बनेगी नहीं, तो आपको वहाँ इंटीग्रेशन में इसमें देखो जाना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर डी टी में, ये आई यहाँ रखोगे, लिमिट डाल देना 0 टी, सॉल्व करना, फिर आंसर आएगा। कर लोगे, आई यहाँ डालना, होल स्क्वायर कर लेना, इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल देना 0 टी, सिंपल इंटीग्रेशन है, पावर ज्यादा करना, डिवाइड करना, कोई यहाँ पे टफ इंटीग्रेशन नहीं है कि नहीं। कर लोगे बेटा, आप लोग कर लोगे ऑनलाइन में बच्चों। सर
चार्ज निकालने के लिए एरिया निकाल लो, ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, चार्ज डायरेक्ट पता लग जाएगा इतना। और इसको आई यहाँ डालना, इंटीग्रेट करना, फिर आपको हीट पता लगेगी। मतलब ये टफ क्वेश्चन में आएंगे तो मेडिकल में इतने टफ नहीं आते। आप देखो प्रीवियस ईयर बल्ब हीटर उसी में घूमते रहते हैं, ज्यादा टफ मेडिकल थोड़ी बनाएंगे। चलो तो चैप्टर एंड करें, फिर आगे चलें। चलो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं आज खत्म करना है चैप्टर। नहीं, एक हेडिंग बुझाऊंगा, 2 क्वेश्चन बता दूंगा, हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कराएंगे, 10 टॉपिक हो जाएंगे, 2 टॉर्क वाले, 2 आईबीएल वाले, 2 मूविंग चार्ज वाले। चैप्टर तो पता लग ही जाएगा क्या है एक बार, नहीं? चलिए नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहला पॉइंट तो आप पहले कुछ और चीज पूछेंगे, जैसे पूछेंगे सोर्स ऑफ फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगा। पहला तो आप जानते हैं मैग्नेट होता है, सबसे बड़ा सोर्स तो ही है। दूसरा करंट करेंगे कंडक्टर, इसे आप करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं। थर्ड मूविंग चार्ज, चार्ज पार्टिकल है, v स्पीड से जा रहा है, मूविंग चार्ज। फोर्थ वेरिएबल, टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्ड पूरा ध्यान रखना, टाइम वेरिएबल नॉट स्पेस वेरिएबल, टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्योंकि आप लोग 12वीं पास के बच्चे हो तो लाइन हम लिख सकते हैं B डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ एप्सिलॉन d by dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू एरिया। ये है करंट का फॉर्मूला। आप देखिए ये B है जो यहाँ से बनती है, ये क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया दैट इज फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन और नीचे टाइम है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करो, यहाँ से भी B प्रोड्यूस हो जाएगा। ये 4 अलग अलग सोर्सेज हैं जिसे आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। क्या क्या है, मैग्नेट है, करंट एलिमेंट है, मूविंग चार्ज है, टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देखो B डॉट dl एप्सिलॉन नॉट इंटू d by dt ऑफ E इंटू एरिया इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चारों चीज समझ आ गई? दूसरा पॉइंट होता है बायवर्ट-सावर्ट। मेन फॉर्मूला होता है देखो B इज इक्वल टू dB लगाना आगे V0 बाई 4 पाई dl क्रॉस R ओवर R क्यूब। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आइडियल को क्या लिख सकते हैं बताओ, आई होता है J इंटू एरिया, होता है ना करंट एलिमेंट इंटू एरिया दैट इज करंट। तो आइडियल क्या लिखेंगे, आइडियल होगा J इंटू एरिया इंटू dl।
और एरिया डीएल क्या होगा, वॉल्यूम, दिस इज जे इंटू वॉल्यूम, डी के साथ कैपिटल वी लगाना, एरिया इंटू डीएल ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट का वॉल्यूम है। I is replaced by JdV, J vector cross R vector over R cube multiply by dV. समझ आया पॉइंट? ये क्या है, ये B निकालने का दोनों फॉर्मूले हैं। अब देखो आप करंट को, अगेन देखो करंट को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम, समझे? और आईडीएल को लिख लेना चार्ज बाई टाइम इंटू डीएल, डीएल बाई टाइम को लिख देना स्पीड। तो आप चार्ज आईडीएल को चार्ज इंटू स्पीड से रिप्लेस कर सकते हैं, समझे? देख जे इंटू हो गया, अब इसी को हम चेंज कर देंगे, चार्ज स्पीड इंटू आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। चार्ज स्पीड ले सकते हैं, जे के साथ डीवी वॉल्यूम लेना होता है, आईडीएल क्रॉस आर तो मेन फॉर्मूला है। क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं? तो दो बातें पता लगती हैं, एक तो बी होगा नहीं होगा, दूसरी पता लगा सकते हैं डायरेक्शन। वेक्टर है ना सारे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ आई जे के वाला फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, कि आप आई जे के ऑर्डर में जाएंगे, डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के पहला मेथड है कि आप आई जे के का कॉन्सेप्ट यूज करिए, मतलब जो बी है इट इज पैरेलल टू आइडियल क्रॉस आर कह सकते हैं आप, जो भी आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन है इसकी भी डायरेक्शन होगी, और इट इज पैरेलल टू जे क्रॉस आर वेक्टर, इसके पैरेलल आप बोल सकते हो, और इट इज पैरेलल टू बी क्रॉस आर वेक्टर, आप इसके पैरेलल भी बोल सकते हो, सभी के पैरेलल आप बोल सकते हैं। आइडियल क्रॉस आर के पैरेलल बोल दो, जे क्रॉस आर के पैरेलल बोल दो, वी क्रॉस आर बोल दो, सब एक ही है। आया समझ में? सभी एक ही है। हो गया जी, समझ आया? डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है जी? आप राइट हैंड थंब यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, यहां से भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के बहुत तरीके हैं, फिंगर की प्रैक्टिस से तो ज्यादा अच्छा है, नहीं प्रैक्टिस है तो आई क्रॉस जे वाला फंडा ले लिया करो, ठीक है जी? बेटा किसी को लिखना है कुछ पेज पर, ऑनलाइन बच्चों रफ कर दूं पेज? यस सर। यस सर। तो देखो जैसे कोई करंट एलिमेंट है और आपने पॉइंट करंट एलिमेंट के लाइन में ले लिया, यहाँ ले लिया पॉइंट, तो आपने छोटा सा लेंथ काट दिया, आइडियल आपके पास आ गई, आर वेक्टर देख रहे हैं यही है, बताओ आइडियल क्रॉस आर क्या मिलेगा यहाँ? सेम डायरेक्शन में ना, जीरो, तो यहाँ फिल होगी ही नहीं, स्ट्रेट वायर के लाइन में जाएंगे फिल होगी ही नहीं। ऐसे कोई मूविंग चार्ज है, v स्पीड से जा रहा है, इसी के लाइन में आपको एक पॉइंट लेके यहाँ फील्ड बताना हो, इसमें भी फील्ड जीरो हो जाएगी। अरे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो जहां जहां होगा वहां होगा यार, जब भी थीटा जीरो होगा 180 होगा तो जीरो हो जाएगी, 180 पर भी जीरो होती है, जीरो पर भी जीरो, जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है वहां जीरो हो जाएगी, जहां नहीं होता वहां डायरेक्शन बता देगी।
दूसरा पॉइंट देखो बेटा, एक करंट कंडक्टर है, ये हो गया आर वेक्टर। बताओ दोनों किस प्लेन में है? आइडियल आर वेक्टर किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन, तो बी होगा जेड प्लेन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन देख लो, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल से ऐसे आना पड़ेगा। आप हम नीचे कर लो ऐसे, ऐसे फिंगर घुमा दो, डायरेक्शन अपने आप पता लग जाएगा, डाउनवर्ड है। परपेंडिकुलर इन्वर्ट टू द पेपर, क्रॉस लगा देता हूँ, ये डायरेक्शन अभी हो गई देखो। अब इसी को आप जे क्रॉस आर वाले फंडे से देख सकते हैं। देखो करंट एलिमेंट वाई एक्सिस में है, जे वेक्टर, जे कैप क्रॉस डिस्टेंस एक्स एक्सिस में लिए आई कैप। अब जे क्रॉस आई क्या देता है? माइनस के कैप, इट इज माइनस ऑफ के कैप, माइनस के कैप। देखिए इसके आंसर है परपेंडिकुलर इन्वर्ट टू द पेपर। हो गया, क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी, समझ आया? तो राइट हैंड थंब लगा लो, जे क्रॉस आई लगा लो, एक ही चीज है। ये चीज आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि डायरेक्शन का कोई लिमिट नहीं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सब में डायरेक्शन आएगा। सबसे इजी होता है सर्कुलर वाले समझना। देखो जैसे सर्कुलर कोई एलिमेंट है, करंट एलिमेंट ले लिया, ये देखिए आप, है ना। तो इसका समझने का फंडा, आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप ज्यादा लंबा मत लिया करो। इसके अंदर एस बना लो, साउथ नीचे से नॉर्थ बन जाएगा, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है मैग्नेट की फील्ड की, है ना। साउथ नॉर्थ बना लिया है, ये देखिए डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, इनवर्ट टू द पेपर डायरेक्शन हो जाएगी। समझ आया? क्रॉस से लगा लेना, ऐसे लेके घुमा लिया करो फिंगर, कर्ल को सर्कल पे रख लो, थंब के डायरेक्शन बता दे। दो ही ऑप्शन बनेंगे सर्कल में, ज्यादा बनते ही नहीं है, साउथ या नॉर्थ। और क्या होगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ बना लो, नीचे साउथ बन गया, डायरेक्शन ऊपर दिखा दो, मतलब डॉट टाइप की फील्ड बन जाएगी। देखिए डॉट प्रोडक्ट टाइप का सिंबल दे सकते हैं कि डॉट का सिंबल आ गया, फील्ड ऊपर है। सर्कुलर पाथ में, कर्वेचर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं डायरेक्शन में, या तो साउथ बनाना होता है या नॉर्थ बनाना होता है। आधी सर्कल तो तब भी बना लिया करो साउथ नॉर्थ, फंडा वही है। तो डायरेक्शन में गलती मत करना, ठीक है ना। डायरेक्शन श्योर होके करना, फॉर्मूला याद करो, डायरेक्शन करो, ज्यादा इसमें नहीं है ऐसा कुछ। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रेट वायर वाला, सर्कुलर वाला। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, तो पहले हमने पहला केस लिया है कि हम ज्यादा लेंथ नहीं लेंगे, अभी एक लिमिटेड लेंथ ले लेते हैं, पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो आप करना, दो काम करना चाहता देखो नहीं है। नंबर 1 यहाँ से परपेंडिकुलर डालना, इसे आप ए लिख लेना, एंगल देख लेना, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ए क्या है, तीन बातें ख्याल रखना जी। अल्फा बीटा क्या है, ए क्या है, इसके बाद अल्फा का डायरेक्शन देख लेना, क्लॉक है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, बीटा एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं वो माइनस में लिए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लिए जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, म्यू नॉट आई बाई, बेटा हम प्रूफ कुछ भी नहीं करेंगे चैप्टर में, ध्यान रखना। आप प्रूफ करेंगे तो 10 दिन एक ही चैप्टर में पढ़ाते रहेंगे। जिसको प्रूफ की इच्छा हो, आप 12वीं की बुक खोलिए, वहां देखिए डायग्राम क्या है, क्या लेना है, क्या फॉर्मूला है, बस। इसके आगे क्या क्वेश्चन बनेंगे वो मेरा बताना काम है।
तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा नहीं लेते तो है एज पर कन्वेंशन इसी को माइनस है, लेकिन वो अब डेरिवेशन में वो थीटा ऊपर से लेंगे तो उसको लेने वाली बात है। कन्वेंशन तो ये कह रहा है कि आप इधर एंगल जाओ तो प्लस लो, ऐसे और नीचे एंगल जाओ तो माइनस लो। रूल यही है। यहाँ डायरेक्शन वाली बात है तो हम आपको ये समझाएंगे बेटा कि आप यहाँ हमेशा माइनस किया करो और फाइनली यहाँ मैग्नीट्यूड दिखा दिया करो और अल्फा प्रॉपर बीटा आप प्रॉपर साइन के साथ डाला करो, विद प्रॉपर साइन। यह माइनस ऑलवेज यूज किया करो, अल्फा बीटा विद प्रॉपर साइन डाला करो और हमेशा मैग्नीट्यूड दिया कर और डायरेक्शन अपने फंडे से दिया कर। जैसे देखो करंट ऊपर है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, जे क्रॉस आई, डायरेक्शन देखो ऐसे पता लग जाएगी। यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना, दोनों एंगल प्लस तो करोगे नहीं, एक प्लस कर देना एक माइनस कर देना, ठीक है ना। अरे तो एक ऊपर एक नीचे है ना, तो डालोगे तो साइन चेंज करके डालोगे। जैसे यहाँ देखो अल्फा माइनस डालोगे बीटा प्लस डालोगे तो साइन माइनस अल्फा माइनस आगे आएगा। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए आप, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा और माइनस दोनों में ना कॉमन ले लेना, तो मैग्नीट्यूड लेना वैसे प्लस हो जाएगा वो। तो इस वाले केस में डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला आएगा जिसे आप लिख सकते हैं 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये माइनस कहाँ से है समझ में आ रहा तुम लोगों को भाई? जैसे पहले माइनस हटा देता हूँ, ऐसे देखो अब तब समझ में आएगा। ब्रैकेट में माइनस अल्फा डालो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन देता है, ये माइनस देखा आगे आ जाएगा, ठीक है। बाद में दोनों माइनस माइनस है, मैग्नीट्यूड लोगे दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। तो आपको फाइनल रिजल्ट याद करना है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। जैसे आप देखो दूसरा केस, इसी में दूसरा केस देखो आप, बी पार्ट। आपने वायर का लेंथ लिया और पॉइंट तुमने यहाँ ले लिया सपोज करो, या फील्ड बतानी, ये भी देखो ऊपर है ये भी देखो ऊपर है, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड कर लेना, इसे परपेंडिकुलर डालना, इसको आप स्मॉल ए लिख लेना। करंट करेंगे वायर को पीछे एक्सटेंड कर लेना, पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देना, ठीक है जी। इसे स्मॉल ए लिख लेना। देखो ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, देख रहे हो, अल्फा बीटा बोथ आर अपवर्ड, अल्फा अपवर्ड बीटा इज ऑल्सो अपवर्ड। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, तो साइन अल्फा देख रहे हैं आप, एक माइनस प्लस करेंगे तो एक माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो आप
इधर करो चाहे उधर करो। पहले वाले में दोनों प्लस देखिए, फाइनल आंसर आया। इसमें एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा। किसे माइनस डालना, जो मर्जी कर लेना, एक माइनस डाल देना। आंसर नेगेटिव कभी मत बताना, आंसर डायरेक्शन के साथ आएगा। माइनस प्लस आंसर कभी नहीं आता, इनवर्ड आउटवर्ड आता, हमेशा ध्यान रखना। जैसे वैल्यू निकाले ना, डायरेक्शन अपने नॉलेज से देना। एक बार आप देखो, समझ आ रहे चीजें जो बता रहा हूँ? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। आप लोग साइन कन्वेंशन समझ में आ रहे हैं बेटा? यस सर। तो अभी देखो, जैसे इनफाइनाइट वायर ले लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लिया, इधर भी पॉइंट ऊपर कर दिया, इधर इनफाइनाइट, अल्फा भी 90, बीटा भी 90, नहीं? तो अब पॉइंट तो बीच में आ गया ना इनफाइनाइट वायर में, तो लास्ट रिजल्ट था उसी में डाल दो। क्या लास्ट रिजल्ट था? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ये पॉइंट हो जाएगा जहां आपको निकालना होगा। लास्ट रिजल्ट याद है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखिए आंसर आया, मतलब म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ज्यादातर ही दोनों केस आते हैं। दूसरा सेमी इनफाइनाइट ले लिया। सेमी इनफाइनाइट का रूल देखो है कि आपने वायर को इधर इन्फिनिटी कर दिया, पॉइंट यहीं ले लिया, इधर वायर नहीं है, लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट देयर इज नो करंट करिंग कंडक्टर, तो एक ही एंगल बनेगा बस, दूसरा तो बनेगा ही नहीं। बीटा बन गया, अल्फा 0 हो गया, राइट ना? एक ही एंगल तो बना, एक तो बना ही नहीं। क्या होगा बी का फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 0 0 प्लस साइन अल्फा बीटा 90 साइन 90। ये देखो आंसर आया। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। हो गया क्लियर? जरा 3-4 नजर डालो, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, एक ही केस में डाउटफुल तुम्हें रहेगा बस, जिसमें पॉइंट हमने नीचे कर दिया। तो मैं तो अपनी पेट की जब है मेरा काम ना हो तो ये वाला केस देख लो, जैसे आपने एन साइड का पॉलीगन बना लिया है, पॉलीगन ऑफ एन साइड। तो इसमें से एक साइड आप ले लीजिए, थोड़ा बड़ा साइड ले लो, एक साइड ले लिया, यानी वन साइड आप ले लीजिए। उस साइड से आप दोनों एंड पॉइंट पर एक पॉइंट मार्क कर लेना। यहां जाकर देख लो कि इन दोनों का एंगल क्या बन रहा है। तो बेटा ये बताओ कि एन साइड है तो टोटल एंगल सेंटर में कितना बनेगा? ये बनेगा, देखो जैसे 4 साइड है तो कितना बनेगा? 2 पाई बाई 4 90 डिग्री। 3 साइड में कितना बनेगा? 2 पाई बाई 3 120 ईच। तो अब उसका आधा कर लेते हैं। तो देखो ये अल्फा भी पाई बाई एन आ गया, बीटा भी देखो पाई बाई एन आ गया। क्लियर है पॉइंट? अल्फा बीटा आपको पता लग गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हम एज्यूम कर लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, पड़ेगी तो निकाल लेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस कराएंगे कि आप परपेंडिकुलर नहीं, सेंटर से ईच कॉर्नर का डिस्टेंस आप पता कर लो क्या है। ये सेंटर से कॉर्नर वाला डिस्टेंस है, स्मॉल ए नहीं है,
स्मॉल ए एक्चुअली हमें ये लेना होता है, ये स्मॉल ए, जरा ध्यान देना, ये देखिए स्मॉल ए, सेंटर से कॉर्नर वाला डिस्टेंस स्मॉल आर है। हम ए के फॉर्म में पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप ए के फॉर्म में पहले फॉर्मूला लिखिए, तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए sin alpha plus sin beta, that is also alpha, both are sin pi by n. प्लस का रिजल्ट डालूंगा, दोनों को हमने पाई बाई एन रख दिया है। एक क्वेश्चन में देगा नहीं तो हम ये निकाल लेंगे। अब बताओ जरा डायग्राम में देखिए, व्हाट इज cos अल्फा? cos अल्फा मतलब cos पाई बाई एन, कितना होगा cos पाई बाई एन? इट इज ए बाई आर ना। ये देखो आर, देखो ए आ गया हमारा आर cos पाई बाई एन। एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला रट लेना, तो ट्रायंगल में, स्क्वायर में डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। फॉर्मूला बना रहे हैं, जो बन जाएगा उसे याद कर लेना। तो यहाँ डालो वैल्यू, चलो। सो P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर 2 साइन पाई बाई एन अपॉन कॉस पाई बाई एन। और बाहर कितनी साइड है इसी? एन साइड, तो आउटसाइड एन मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये आगे टोटल फील्ड, दिस इज टोटल फील्ड। दे दो, दे पेन देना। बेटा मैं करता हूँ बस, नहीं तुम ये लेते जाओ। गौरव चौहान नहीं होगा, ज्योति सिंह, कनिष्का श्रीवास्तव, खुशी सागर नहीं है, लक्ष्य है, मानसी मेघा, नवीन कुमार नहीं है ना। ये तो हर्ष होगा ना, हर्ष बढ़ाना है, हैं? हर्ष है ना, बढ़ाने तो है। नितिन है, प्रत्येक प्रेरणा कोई नहीं है, सागर नहीं है, समक्ष नहीं है, शिवानी सिमरन, तनुज बंसल है, आस्था है, आस्था तो है, विदेशी तो नहीं, आस्था है। मंगला, विश्वंदर नहीं है,
निकाह है। तेरह बच्चे हैं। 5 4 9। मेमोरी पे प्रेशर डाला करो। मैं अटेंडेंस ना 1-2 क्लास में खुद प्रेशर डालता हूँ कि अगले दिन में खुद याद करूँ कौन सा था। तो 1-2 दिन जो प्रेशर डालता हूँ फिर नाम याद हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नहीं आता तो आप ट्राई किया करो, सोल्यूशन नहीं देखना है, ट्राई करिए। दिमाग को आदत डालो कि खुद डिसीजन ले इसमें करना क्या है। अगर आप सोल्यूशन देख लिया, डायरेक्टली किसी डिस्कस कर लिया तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। फिर आप जितने क्वेश्चन करे रहेंगे उतना पेपर में आएगा तो कर लेंगे, न्यू क्वेश्चन आएगा आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना आप हमेशा, समझ गए ना? क्योंकि हेल्प अगर आप लेते रहे हैं तो आप खुद अकेले चलने कभी तुम्हारी आदत ही नहीं है, कैसे चलोगे अकेले? इसलिए प्रेशर डाले माइंड पे, वो चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। जैसे बायो अगर घर पे 2 घंटा पढ़ लिया तो आप 15-20 मिनट लेटो, बेड पे लेटिए, आराम करिए, आंख बंद करिए, सोचिए कि 2 घंटे में क्या पढ़ा है। उस 2 घंटे में ऐसी खास बात क्या पढ़ लिया जो फ्यूचर में याद करने वाली चीजें हैं। फिर आपको देखो 15-20 पॉइंट होंगे तो उसमें से 5-7 पॉइंट याद आ जाएंगे, 5-7 फिर भी याद नहीं रहेंगे। अगर आप सोने नहीं जा रहे हैं तो फिर उठो, वापस देखो उन पॉइंट को, ये चीजें ज्यादा दिन याद रहेगा। और रात को सोने जा रहे हैं, पिछले जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल करो, चीजों को देखो कितनी याद आ जाती है। नहीं याद आया सुबह उठ के फिर एक बार देख लेना, नहीं फिर देखना हो कितना लंबा याद रहेगी, बहुत लंबे याद रहती है। पढ़ने के बाद फिर पलटना है, पलट के देखिए पीछे, दिमाग को टाइम दो, सोचो कि तूने क्या पढ़ा यार। जैसे अभी एंड किया तो हम एंड करने के बाद सोचेंगे कि हमने मेन क्या चीज पढ़ लिया, तो चीजें नजर आएंगी कि यार ये 3-4-5 चीजें जो मैंने अलग पढ़ा है कुछ, इसका मुझे ध्यान रखना है ना? फिर आप देखिए कितने दिन तक याद रहेगी। अब पढ़ा हटा दिया तो वो रीडिंग वाली चीज हो गई, बस पढ़ लिया, नेक्स्ट चीज पढ़ा, नेक्स्ट चीज पढ़ा, नेक्स्ट चीज पढ़ा। हफ्ते भर बाद कभी टाइम मिला बैठ के देखा क्या पढ़ा था, तब तक याद ही नहीं है, वापस रीसेट हो गया, जीरो, सारी मेहनत हो गई बेकार। तो चैप्टर खत्म होने के 2-3 दिन में ही जो मेहनत कर लोगे वही आगे काम आती है। 5-10 दिन बाद तो फिर बहुत मेहनत करोगे तब वापस उसे रिवाइव कर पाओगे, बहुत मेहनत करना पड़ता है। समझे आप लोग? पढ़ने का तरीका है, ऐसे मत पढ़िए। बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं सोचना होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होता है, लिखना होता है, सबसे कम पढ़ना होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे तो पढ़ना, लिखना और सोचना। सोचना तो सबसे ज्यादा है, वो सबसे कम हम करते हैं। हम तो पढ़ाई छोड़ते हैं, वापस है तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गेम खेलने लगते हैं या फिर मोबाइल में थोड़ी चैटिंग कर लेते हैं, सो जाते हैं। तो रात का 2-3 घंटा जो पढ़ा था, अब अगले दिन सुबह क्लास हो गई तो वो फिर वापस रिकॉल वो भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे वो पता नहीं कब नंबर लगेगा उसका, वो तब तक भूल ही गया सब कुछ जो पढ़ा था। तो इसीलिए टेस्ट वगैरह ज्यादा है। देखो टेस्ट है तो पढ़ोगे ना तुम, जैसे कल टेस्ट देना है तो आज पढ़ोगे, अब शाम को मान लो कोर्स खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे, सो जाएंगे, वापस जाओगे फिर जाके देखते हो। और सुबह टाइम 2 घंटे, फिर सुबह भी एक बार देख लेते हैं सारे फार्मूले, देखो कितना याद हो जाता है। तभी तो याद रहता है, क्योंकि 3 बार आप देख लिए ना, सिलेबस पूरा कर लिया, एक बार जाके फार्मूला भी नजर मार लिया, सुबह उठ के फिर एक बार देख लेते हो, 2 बार 3 बार, वो 24 आवर के अंदर 2-3 बार हो गया, तो माइंड में अच्छी इमेज बन गई यार, चीजें मुझे याद हो गई, तभी तो पेपर दे लेते हो। तो पढ़ने का भी यही मेथड है कि आप जो पढ़ते हो उसे विदिन 24 आवर उसे मेमोरी में वापस डालने की कोशिश करिए, वही सही टाइम है उसे मेमोराइज करने का। डिले हो जाएगा फिर याद नहीं रहेगा। तो अभी फार्मूला बना नहीं, फार्मूला पहले फाइनल में बना लूं। मैं क्या क्या डिस्कस किया हूँ, हमने पूरा एन साइड पॉलीगन का है, पॉलीगन के सेंटर से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस आर है छोटा वाला, और एक फार्मूला भी बन रहा है, बस अब tan देखो हो जाएगा, देखना tan बनेगा क्या। ठीक है,
लेटेस्ट फाइनल फॉर्मूला देखो आ रहा, तो बी क्या आएगा देखो आप, म्यू नॉट आई बाई 2r tan पाई बाई n, ये याद रखना है, ओवर पाई बाई n। लिखिए फॉर्मूला है, और म्यू नॉट आई बाई 2r ने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे सिंपल, सबसे ज्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला है। अभी आप सर्कल करने जा रहे हैं तो ये जो म्यू नॉट आई बाई 2r है ना, ये सर्कल का फॉर्मूला है। देखा कितना सही याद करने का तरीका है, मैं भी अप्लाई करना सिखाता हूँ। अप्लाई करना आपको सिखाता हूँ, पहले आप लिख लो। सर्कल और फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट आई बाई 2r tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n। n क्या, नंबर ऑफ साइड्स है। बेटा नीचे करूं, लिख लिया? सिमरन प्रेजेंट है तुम? Yes, sir. बोलती क्यों नहीं, लिखा नहीं लिखा? Listen, sir. घर बैठ के बोला करो तुम। सिमरन से बोलती है और कोई बोलता थोड़ी ना। बीच बीच में आवाज और भी आ रही है, प्रेरणा की आवाज भी आ रही है। आप लोग सभी बेटा मोटिवेटेड रहिए। 2 महीने की मेहनत है, देखो 2 महीने बाद डॉक्टर बन जाओगे, इससे बढ़िया और क्या बात है। 2 मंथ की मेहनत है बस, 60 डेज पढ़ लो, डॉक्टर बन गए। कितने दिन अभी है, ज्यादा दिन अभी, अब अप्रैल मई जून जुलाई, नहीं जुलाई की तुरंत काउंट करना है। जुलाई में पढ़ के डॉक्टर थोड़ी कोई बनेगा, कमाल करते हो। जुलाई में जो पढ़ेगा वो 300-400 वाला नंबर ले आएगा, वो 600-700 थोड़ी नंबर आप जुलाई में पढ़ने से आते हैं। 1 महीने लास्ट में वो खत्म हो गया कहानी भैया। एक गुड वो फील वाली है कि आप पढ़ रहा हूँ रात दिन बस। सिंपल बात, फ्रूट को तो सड़ा लिया, अब क्या खाओगे उसमें से? खाओगे क्या तुम? 1 साल रखे रहे फ्रिज में, अब लास्ट के मंथ में खाने की कोशिश करो, खाने लायक रहेगा वो? बेकार हो, खाओ ना खाओ बराबर ही, बीमार लग पड़ जाओगे। अभी खा लो जितना 2 महीने है बस, अप्रैल मई जून ज्यादा से ज्यादा बस। जुलाई में तो रिवीजन कहीं 1-2 पॉइंट रहते हैं, इधर उधर पड़े होंगे, इधर उसको फिर से एक बार मार लिया, देख लिया, ये है मेरा, कुछ नहीं है। जो भी कंप्लीट सिलेबस पेपर पढ़े हो, एवरी संडे 3 आवर का पेपर दिया करो खुद। हर संडे कंप्लीट सिलेबस देना, कंप्लीट सिलेबस, ताकि सारे रिवाइज रहें। जो फंस रहा हो उसे जाके देखिए कहाँ गलत हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट में। 10 पेपर करो, 90% कोर्स तुम्हारा ऐसे तैयार हो जाएगा। 10 पेपर में मैक्सिमम चीज कवर हो जाएंगे, थोड़ी बहुत बचेंगे बस। अब कंप्लीट सिलेबस पेपर जैसे पुराने टेस्ट सीरीज के पेपर हो, नहीं है तो आप कंप्लीट सिलेबस के प्रीवियस ईयर निकाल लो, वो भी 10-15 पेपर होंगे ही। प्रिंट आउट ले लो 10-15 पेपर के, मोबाइल से मत पढ़ना भाई, प्रिंट आउट ले लेना मार्केट में, 4-5 पेज होते हैं, है ना। क्वेश्चन पेपर निकालेंगे 4-5 पेज में हो जाएगा, विद सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें ज्यादा होता है। आप थोड़े पैसे लगा लो, 10-15 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रिंट आउट कराइए, पहले तो पेपर कलेक्ट कर लीजिए 10-15 प्रिंट आउट लेके, ऐसे नहीं यहाँ सोमवार मांग लो दे, मैं मांग लो फोटो स्टेट करवा के पेज ले लो, बहुत सारे फोटो स्टेट पूरा उमार भरना तरीके से 3 घंटे बैठ के, 3 आवर में काम खत्म करो, शुरू कर दो काम। तुम लोग बात पहली बार नहीं 12वीं पढ़ रहे हो, पढ़े हुए बच्चे हो, कंप्लीट सिलेबस देना शुरू करो, आए ना आए। जो नहीं आया पीछे जाकर देखो क्वेश्चन पेपर में क्या सोल्यूशन निकलेंगे। सेंटर के कंप्लीट सिलेबस, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं मार्केट में, बहुत सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर हैं, बहुत सारे 10-20 पेपर कलेक्ट कर सकते हो तुम अगर करो तो। स्टार्ट कर दो एवरी संडे, 1 महीने में 4 दोगे तो 3 महीने में होंगे 12 पेपर।
और 22 जून से यहाँ शुरू हो जाएगा टेस्ट सीरीज, टेस्ट एंड डिस्कशन होते नहीं, टेस्ट होते हैं, इसके बाद टीचर आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो वही जो 22 मार्च वाला प्रोग्राम था वो 22 जून तो हो गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो आगे शिफ्ट हो गया है ना। तो पहले वो 22 मार्च से शुरू होता था, क्योंकि अप्रैल लास्ट में एग्जाम होते थे, अब 22 जून से शुरू हो जाएगा, जून लास्ट तक, जुलाई 25-26 तक कंप्लीट तक। वहाँ यहाँ कंप्लीट सिलेबस 20 जुलाई के आसपास शुरू हो जाते हैं। पहले तो 3-3 पार्ट वाइज लेते हैं, 3 या 4-4, इसके बाद कंप्लीट सिलेबस लेते हैं लास्ट में 2-3 मॉक टेस्ट टाइप का। शेड्यूल आपके पास होंगे, आ जाएंगे अभी, AITs करीब खत्म हो तो आ जाएगा। बता रहा हूँ प्रोग्राम यही होगा, क्योंकि मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि 22 मार्च टू 22 जून, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो मार्च में था वो मई में शिफ्ट हो गया, राइट। तो जुलाई लास्ट तक पूरा होता है, 1 अगस्त को आपका पेपर हो जाना है। इंतजार मत करो किसी का, अपना काम शुरू करो, खुद की लड़ाई खुद लड़ो, कोई तुम्हारे साथ लड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। पहले हेक्सागन में बेटा सेंटर है, 6 साइड बनेगी, 10 हो गया 6, ठीक है बेटा। दिक्कत आपको स्मॉल आर निकालने में होगी जी, क्योंकि स्मॉल आर देते नहीं, वो देते हैं साइड लेंथ। अब आप सेंटर से क्या करेंगे, सेंटर को यहाँ से ज्वाइन कर लो, अब जरा बताओ कि सेंटर में कितना एंगल बनेगा, 360/6। टेम्परेचर बेटा ना इसका 25-26 कर दो, हल्के हल्के चलने दो, 25 करो उसे। एक हाथ बंद कर सकते हो, पीछे 2 चलने दो, एक बंद कर दो, उधर का चलने दो, इधर वाला बंद कर दो, वो चलने दो, इधर वाला बंद कर दो। उसका टेम्परेचर लेकिन आप ऊपर करो, बंद हो गया वो। देखो बेटा, तो 60 डिग्री एंगल बनेगा ना यहाँ, बोलो ये कितना बनाओगे, कैसा ट्रायंगल बना ये भी LL में चलेगा, इसमें काफी आसान हो गया। तो R देखो आ गया, L, बस 2 चीज तो पता करना है, R क्या है, N क्या है, हो गया क्वेश्चन खत्म। जाओ और फॉर्मूला डालो, V0I/2 R हो गया कैपिटल L। मेरा क्यों बंद कर दिया, करना है, अच्छा जाओ मैं कर दो, मुझे तो टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती अरे सुनो वहीं रख दे बच्चे, हाँ जाओ करो जो करना। 10 π/6, 10 π/6 डिवाइडेड बाई π/6, ये देखिए हो गया खत्म क्वेश्चन। तो 2 चीज पता करना, R क्या है, कितने साइड से। अब जरा इक्विलेटरल करके दिखाओ, इक्विलेटरल करो जरा जल्दी से, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, साइड लेंथ L, साइड लेंथ L। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा, R निकालना हेक्सागन में।
वायर का एंगल हो जाएगा L/2 आर, हाँ अरे गलत कैसे कर दिया, L/2 होगा ना, राइट, L/2 बाई आर कॉस 30, 2 कट गया ना, ये आंसर है। कैलकुलेशन फाइनली कर लेना, कोई सा एक्स आएगा, नो स्क्वायर और सब में कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, यहाँ नहीं, जब आप म्यूचुअल इंडक्शन करते हो ना, जैसे स्क्वायर के अंदर छोटा सा सर्कल बना दिया, पूछेंगे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो वहाँ बी की जरूरत पड़ती है। सर्कल के अंदर स्क्वायर तो इजी है, पर ये करते रहते हैं, हेक्सागन में छोटा सा बीच में स्क्वायर रख दिया, म्यूचुअल बताओ, तो बी निकालने का प्रैक्टिस 100% ऐसे क्वेश्चन में होने चाहिए। इसके बाद आप एक और चीजें यहाँ ध्यान रखना, जैसे आपने सर्कल लिया, और आपने इसमें 2 पॉइंट कोई सा भी ले लिया, फॉर्म वायरेटर, या आपने कोई स्क्वायर बना दिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, स्क्वायर बना के आपने यहाँ से पॉइंट ले लिया, ऐसे दिखा दिया, इसे पास करके आपने यहाँ से दिखा दिया, नहीं, हर किसी में जब बी होगा सेंटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिक्कत लास्ट डायग्राम में लग रही होगी, फर्स्ट वाले में भी लगती है, सेकंड डायग्राम तो बड़ा क्लियर समझ आ रहा होगा कि ये देखिए, इसकी फील्ड ये वाली कैंसिल कर देगी, इसकी वाली मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले वायर से कैंसिल हो जाएगी, सेंटर में 0 आ जाएगी। नहीं, लास्ट डायग्राम में दिक्कत होती है समझने में थोड़ी सी, तो आप देखो कि नीचे वाले लेंथ ऊपर वाले की कंपैरिजन में 1/3 है, अरे L + L 3L हो गई ना, मतलब अपर वायर का रेजिस्टेंस नीचे वाले से 3 टाइम्स है, तो नीचे जो करंट जाएगी वो 3I जाएगी, ऊपर I करंट जाएगी। अब समझ में आया? समझो जरा, ऊपर तीनों वायर, ऑल 3 वायर जितनी फील्ड बनाएंगे ऐड करके उतना नीचे वाला 3 क्या अकेला बना देगा। देखना, I + I इक्वलेंस, इन्होंने कुछ फील्ड बनाई, नीचे वाला 3I करंट नहीं है, तो अकेला उतना बना देगा, फिर कैंसिल कर देगा। समझे? पहला डायग्राम देखो, तुम्हें लग रहा है ऊपर वाली लेंथ बड़ी है, मेरा करंट नीचे वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम होगा, लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना, तो अब ऊपर वाले में जो भी करंट होगी उससे ज्यादा करंट नीचे वाले में जाएगी, तो नीचे वाली करंट की फील्ड अपने आप इतनी सफिशिएंट है तो ऊपर वाले की फील्ड को कैंसिल कर देगी, और सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट सारे डायग्राम, जो भी डायग्राम ने बनाया बोर्ड पर, सारे डायग्राम के लिए खास बात है कि सभी वायर क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म, मोटा पतला नहीं। आप किसी वायर को मोटे बना दोगे ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, उसमें करंट ज्यादा जाती है। समझे? तो ये पॉइंट 0 होने के पहले ध्यान रखना है कहीं वायर का शेप तो नहीं चेंज कर लिया है, तो आंसर आपका डिफर कर जाएगा। या कुछ ऐसा आप पंगा लें, जैसे मान लो सपोज करो कि हमने वायर बनाया, वायर का ऐसे डायग्राम बनाया, नीचे वाले वायर का पोर्शन हमने आइस में डाल दिया, आइस के पीसेज हैं सब, इसके अंदर आपने इमर्स कर दिया, ठीक
ठीक है बेटा? जब करंट आप ले जाओगे, इस करंट का अब आइस में डालने में क्या हुआ कि नीचे वाला कोल्ड हो गया, कोल्ड होने के बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने कम होने से रेजिस्टेंस इसका कम हो गया, तो अब अपर करंट लोअर करंट इक्वल होगी नहीं, लेंथ तो दोनों इक्वल है बट करंट इक्वल नहीं है बिकॉज आर छोटा हो गया इसका। I1 विल बी ग्रेटर देन I2 या I2 ग्रेटर देन I1, I2 इज ग्रेटर देन I1। रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो करंट उसमें ज्यादा पास करेगी, और अब क्या दिक्कत आएगी, ऊपर नीचे वाली फील्ड सेंटर में कैंसिल नहीं हो, नीचे वाली ज्यादा फील्ड बनाएगी ना, करंट ज्यादा जाएगी। तो ये नहीं कि हमेशा आप देख लिया कि मतलब सर्कल वाला रट लिया जो जीरो होता ही है, ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो ही होता है। जैसे ऊपर वाला कॉपर बना दिया, नीचे वाला एल्यूमिनियम बना दिया, डिफर कर जाएगा। फिर आपको रेजिस्टेंस चेक करने पड़ेंगे किसमें ज्यादा किसमें कम होगी, समझे आप लोग? तो हमेशा जीरो नहीं देना आंसर, सोच के आंसर देना। बट जीरो इसमें एक बात होगी कि हमेशा लेंथ इक्वल रखते हैं, लेकिन जैसे कॉपर एल्यूमिनियम मैंने बोला आइस डाला तो इसमें मोटा पतला वायर बनाया तो हमेशा लेंथ इक्वल कर लेते हैं, मतलब मिड पॉइंट पे लगा के फिर ऐसी चीजें करेंगे। यूनिफॉर्म वायर में कहीं भी लगा दें जीरो, ट्रायंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, हेक्सागन बनाओ, सर्कल बनाओ, कहीं भी पॉइंट टच करोगे जीरो। उसमें डायरेक्ट याद कर लेना, यूनिफॉर्म वायर है कहीं भी लगा दो जीरो, डायगनली लगाओ, जो एडजेसेंट कॉर्नर तुमने लगाया कहीं भी लगा लो, सेंटर में फील्ड क्या होगी, जीरो। याद रहेगा? चलो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, इसमें दो इंपॉर्टेंट केस हैं। पहला केस तो आप मेन सेंटर में देख लो, बी एट द सेंटर होगा म्यू नॉट आई बाई 2r, अगर टर्न के नंबर्स हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये तो 1 टर्न के लिए है, टर्न ज्यादा बनाएंगे तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर ऑफ टर्न आई बाई 2r, ये कितने टर्न के लिए है, दिस इज फॉर n नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न। राइट। दूसरा फॉर्मूला जो सेंट्रल के एक्सिस पर आप जाइए, यहाँ जाइए आप, एट सम डिस्टेंस x, r इसका रेडियस है, तो यहाँ भी निकालना होता है। करंट पास कर दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे है ना, जैसे यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज पास किया है। बस किया क्या, ये पहला वाला एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा वाला घुमा दिया 90 डिग्री, तो वाई जेड प्लेन बन गया। आप सर्कल का प्लेन देखिए, इसमें वाई जेड प्लेन है, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगी। रही बात अपवर्ड उसकी, तो आप देखो इसमें नॉर्थ पोल बनाओगे, डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, डॉट लगा दिया। इसी को टर्न कर दिया बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमाया तो ऐसा बन गया, बी भी 90 डिग्री घूम जाएगी। जैसे जैसे सर्कल घुमाओगे, अपने कॉपी को घुमाओ 90 डिग्री, आप देखो परपेंडिकुलर लाइन भी 90 घूमेगी। यहाँ देखिए बी इधर आ गई, उल्टा घुमाते तो बी लेफ्ट में हो जाती, साउथ नॉर्थ के अकॉर्डिंग, है ना। फॉर्मूला लिखते हैं, बी सर्कल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर पावर 3/2। ज्यादा फॉर्मूला को बी सर्कल से कनेक्ट कर रहे हैं,
क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन देना शुरू करते हैं कि मतलब बी सेंटर इतनी टाइम्स है बी एक्सिस की, तो बताओ एक्स क्या है। तो रिलेशन में उसी फॉर्म में ले रहा हूँ कि क्वेश्चन भी हो जाए। जैसे रखना बी सर्कल यहाँ रख दो, क्या दिक्कत फॉर्म में याद कर लेना, याद है बी सर्कल वहाँ रख देना, म्यू नॉट आई बाई 2 बार आ जाएगा, समझे। कभी कभी न्यूमेरिकल में जैसे एक्स की वैल्यू लगता है कि आज से बहुत छोटी दे दिया है, अगर लग रहा है सेंटीमीटर मिलीमीटर ऐसा कुछ, तो आप इसमें थोड़े अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। इसको ऊपर ले जाना, ऊपर जाके बाइनोमियल लगा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर मैच करा सकते हैं। बाइनोमियल लगाएंगे माइनस पावर होगी तो 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। पावर ऊपर ले जाओ, -3/2 अंदर मल्टीप्लाई करो बाइनोमियल थ्योरम लगा के, माइनस ऑफ 3/2 एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। क्लियर हुआ पॉइंट। मैं रफ करूं, याद रहेगा फॉर्मूले सब, है जी। इसमें थोड़ा ये भी याद कर लो, क्योंकि पूरा सर्कल वाला तो फॉर्मूला याद आना चाहिए। पहले एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत देर हो गया थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते, बहुत देर तक मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। एक चार्ज क्यू को ओमेगा स्पीड से घुमा दो, ओमेगा स्पीड से घुमाओ चार्ज क्यू को, बताओ सेंटर में क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। सुन लो, चार्ज क्यू रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड। तो आप बताओ बेटे सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। करंट निकाल सकते हो। सर म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 2। सर म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय में 2 पाई आर। देखो ऑप्शन में बच्चे आंसर दिए नहीं, ऑनलाइन में बच्चे आंसर दे दिए। तो पहले बेटा बी सर्कल का पूरा फॉर्मूला लिख लो, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। करंट निकालना पहले भी सीख रखे हो, चार्ज बाई टाइम होता है, टाइम को 2 पाई बाई ओमेगा कर दे, आई की वैल्यू डाल दो इधर। हो गया होगा, मुझे लग रहा समझ आ गया होगा। देखो एक करंट करिंग वायर है, वायर में ध्यान देना, यहाँ करंट, ये करंट करिंग वायर है, करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द पेपर है। करंट आई है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ट टू द पेपर, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ट टू द पेपर। अब आप यहाँ से पॉइंट मार्क कर लो, वाई। इस पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है,
Find magnetic field at point P in vector form. Find magnetic field vector at point P. Point P पर जाओ. अरे ऋतिक रोटी देता है इतनी देर से मांग रहा हूँ. वेक्टर फॉर्म में B लिखना है. In vector form. हमें 200 MB नेट रहेगा आपके में.